In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His Messenger. My dear students, today we are going to start the second division of chapter 14. In this division, we will cover these topics. First of all, we will cover charge to mass ratio of electron, that is E by m of electron, and secondly we will cover cathode ray oscilloscope. So let's start with the first topic. It is चार्ज टू mass ratio of electron. स्टूडेंट्स, चार्ज टू mass ratio को स्पेसिफिक चार्ज भी बोला जाता है. अब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन was first measured by J.J. Thomson in 1897. This is just an information. अब चार्ज टू मैस रेशो कैलकुलेट करने के लिए जो आइडिया यूज किया गया था दैट वाज के इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया था इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, और जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ था तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू हो गया था. लाइक वी कैन सी इन दिस डायग्राम कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम यहाँ से परपेंडिकुलरली इंजेक्ट कर रहे हैं इनटू द मैग्नेटिक फील्ड रीजन. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा. दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B. अब इस फोर्स की अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड Q की जगह पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू VB साइन ऑफ एंगल थीटा. सिंस वी हैव प्रोजेक्टेड द इलेक्ट्रॉन एट 90 डिग्री, सो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो है फॉर्मूला क्या आएगा, EVB. बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स, एज वी डिस्कस प्रीवियसली, मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से चार्ज पार्टिकल का पाथ जो है वो बेंड हो जाता है. अब चूंकि यहाँ पे एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सल एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पाथ बेंड होके एग्जैक्ट सर्कुलर होगा. और जहां तक रहा इस फोर्स की डायरेक्शन का ताल्लुक, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमने राइट हैंड रूल वहां पे डिस्कस किया था फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, उस राइट हैंड रूल से जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगी इलेक्ट्रॉन के लिए वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स कर देंगे, तो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आ जाएगी. या अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली भी बात कर लें तो हमने कहा था इंडेक्स फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, मिडल फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी की डायरेक्शन को, हमारे पास जो इरेक्टेड थंब होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को. उस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी हमारे पास डायरेक्शन जो आती है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए ऑटोमेटिकली रिवर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन होगी. तो लेट्स अज्यूम ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑन अ सर्कुलर पाथ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. अब जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. दोनों फोर्सेस को इक्वलाइज करे तो हमारे पास जो है रिलेशन जो बनेगा E बाय एम ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से इस रिलेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास E बाय एम का रिलेशन बन जाएगा V ओवर बी आर. यहाँ पे V क्या है, इट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, B इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और R क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस फॉर्मूले के अंदर हमें जो प्रॉब्लम आया था E बाय एम के अंदर दैट वाज के रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो है वो कैसे मालूम किया जाए. रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन तो विजिबल पार्टिकल नहीं है, तो हमें फिर उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो कैसे मालूम करेंगे. तो इस प्रॉब्लम को कॉप अप करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्लास ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं एट लो प्रेशर, और उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन की मोशन सर्कुलर पाथ पे होती है तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को क्या करता है, एक्साइट करता है. ड्यूरिंग देयर डी एक्साइटेशन विजिबल लाइट के फोटॉन्स एमिट होते हैं, यूं हमारे पास पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विजिबल हो जाता है एंड वी कैन फाइंड द रेडियस. सेकंड प्रॉब्लम जो इस फॉर्मूला से रिलेटेड था दैट वाज के स्पीड ऑफ द पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैसे मालूम की जाए. तो वेलोसिटी या स्पीड मालूम करने के लिए
हमने यूज़ किया बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो जो कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो आर्टिकल था, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय अ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा वी। दिस रिलेशन इज द वेरी सेम जो हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह V आ गया, दैट वाज द पोटेंशियल विद विच इलेक्ट्रॉन वाज एक्सेलरेटेड। तो यहाँ से हम स्पीड को सेपरेट कर सकते हैं या वेलोसिटी कह लें। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ई वी डिवाइडेड बाई एम होल का स्क्वायर रूट। तो जब ये वाली वेलोसिटी की वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ई बाई एम का जो फाइनल रिलेशन आएगा, ई बाई एम इज इक्वल्स टू कैपिटल वी। यहाँ पे कैपिटल वी क्या है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। बी इज ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब इस फॉर्मूले को यूज करके जब जे थॉमसन ने वैल्यू ऑफ ई बाय एम या स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट की तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज की, दैट वाज 1.75 इंटू 10⁻11 और इसके यूनिट्स आएंगे, चूंकि चार्ज टू मैस रेशो है तो यूनिट्स आ जाएंगे कूलम पर केजी। तो दिस इज वेरी सिंपल अप टिल नाउ। ई बाय एम का फॉर्मूला हमने देखा, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थे उन प्रॉब्लम्स को डील किया और हमारे पास जो फाइनल रिलेशन था उस वाले रिलेशन के अंदर पैरामीटर्स देखे। अब देख लेते हैं फर्दर इसी आर्टिकल में जो है अदर की पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। तो नेक्स्ट की पॉइंट इज ई बाय एम ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन, दिस पी इज प्रोटॉन, दिस इज अल्फा पार्टिकल एंड दिस इज न्यूट्रॉन। अगर हम ई बाय एम का कंपैरिजन करें तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की ई बाय एम जो है वो सबसे ज़्यादा है, ई बाय एम ऑफ प्रोटॉन जो है वो उससे कम है और अल्फा पार्टिकल की ई बाय एम उससे कम है। और सिमिलरली ई बाय एम ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही ज़ीरो होता है तो न्यूट्रॉन की तो ई बाय एम वैसे ही ज़ीरो होगी। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ ई बाय एम या स्पेसिफिक चार्ज ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स है। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये शॉर्टकट हम याद रखेंगे जहाँ तक ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसका ताल्लुक है या इसके बाद 3-4 आएंगे, ये सारे के सारे फॉर्मूलाई हम बेसिकली यहाँ से जो प्रीवियसली हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे ई बाय एम के, एक ये वाला फॉर्मूला और दूसरा ये वाला फॉर्मूला, इन्हीं फॉर्मूलों को मॉडिफाई करके ये सारे फॉर्मूले जो है यहाँ पे डिराइव करते हैं। तो बहरहाल हम डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखेंगे कि इफ टू चार्ज पार्टिकल्स विद द चार्जेस Q1 एंड Q2, स्टूडेंट्स हमारे पास 2 चार्जेस हैं जिनकी वैल्यूज जो हैं वो Q1 और Q2 हैं, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं परपेंडिकुलरली। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर होता है तो डेफिनेटली सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। अब नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे गिवन है, इट इज विद द सेम मोमेंटम। अब वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके लिए क्या चीज सेम है, इट इज द मोमेंटम। तो हमसे अगर पूछा जाए इस केस के अंदर दोनों पार्टिकल्स जो सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे उन सर्कुलर पाथ्स के रेडियाई की रेशो क्या होगी, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस केस में जब पार्टिकल सेम मोमेंटम से एंटर हों तो रेडियाई की रेशो जो है इट इज इक्वल्स टू इनवर्स रेशो ऑफ द चार्जेस, दिस इज Q2 ओवर Q1। तो अगर एक पार्टिकल का चार्ज जो है वो लेट से 10 माइक्रोकूलम था, दूसरे पार्टिकल का चार्ज 5 माइक्रोकूलम था, तो हमारे पास रेशो क्या आ जाएगी, इट विल बी 2 आएगा। इसको मैं 2:1 भी लिख सकता हूँ। अब ये वाला रिलेशन जो है वो हमारे पास बना कैसे, दिस इज़ वेरी सिंपल। जस्ट क्विकली इसको देख लेते हैं। बहरहाल इसको हम ऑब्वियसली याद नहीं करेंगे ये डेरिवेशन, जस्ट हम देख लेते हैं। हमारे पास बेसिक रिलेशन था प्रीवियस पेज पे, ई बाय एम, दिस रिलेशन ई बाय एम इज इक्वल्स टू वी ओवर बी आर। स्टूडेंट्स अगर इसी रिलेशन को मैं यहाँ पे यूं सिंप्लीफाई करूँ, ई बाय एम इज इक्वल्स टू वी ओवर बी आर, यहाँ से ये आर मैं दूसरी साइड पे ले जाऊं, एम और ई जो है इनको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास आर बराबर आएगा एम वी ओवर बी इंटू ई। ई यहाँ पे बेसिकली क्या है, इट इज द चार्ज, तो जनरली इसको मैं लिख सकता हूँ इट इज बी इंटू क्यू। अब यहाँ पे हमारे पास एम वी क्या है, इट इज द मोमेंटम। उसने बोला है दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम क्या है, सेम है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो दोनों पार्टिकल सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं।
तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें तो सेम होंगी। जब मैं रेशो लूँगा, इसको R1 की फॉर्म में एक्सप्रेस करूँगा, R2 की फॉर्म में एक्सप्रेस करूँगा, तो रेशो में ये वाली चीज़ भी कैंसिल हो जाएगी, ये वाली चीज़ भी कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास रेशो R1 ओवर R2 बराबर आ जाएगी Q2 ओवर Q1, क्योंकि यहाँ पे रेडियस और इस Q का रिलेशन जो है इट इज़ इनवर्स। तो हमारे पास यूँ ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर पार्टिकल सेम मोमेंटम से एंटर हों तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास है, इफ टू चार्ज पार्टिकल्स विथ चार्जेस Q1 एंड Q2 एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद द सेम स्पीड। प्रीवियसली हमारे पास क्या था, प्रीवियसली हमारे पास मोमेंटम सेम था, अब हमारे पास क्या है, स्पीड सेम है जी। नेक्स्ट पॉइंट इज, if the two charged particles with charges Q1 and Q2 enter in a magnetic field perpendicularly with the same speed। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या चीज़ सेम है, इट इज़ द स्पीड। प्रीवियसली हमारे पास मोमेंटम सेम था। अब अगर हम देखें जी उनके उन पार्टिकल्स के रेडियाई की रेशो, जब वो एंटर मैग्नेटिक फील्ड में होंगे तो डेफिनेटली अब भी सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे, तो उनके रेडियाई की रेशो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन पिछले वाले फॉर्मूले में, Q2 ओवर Q1 तो पिछले वाले फॉर्मूले में भी मौजूद था। अब यहाँ पे क्या चीज़ ऐड हो जाएगी, अब हमारे पास M1 ओवर M2, मीन्स टू से रेडियाई की रेशो इज इक्वल टू रेशो ऑफ मैसेज मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स रेशो ऑफ द चार्जेस। तो ये शॉर्टकट याद रखेंगे, ये फॉर्मूला भी हमारे पास डिराइव इसी बेसिक रिलेशन से हुआ है जो हमने प्रीवियसली किया था। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी, इफ टू चार्ज पार्टिकल्स विद द चार्जेस Q1 एंड Q2 एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली एंड दे आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। स्टूडेंट्स अब हमारे पास की पॉइंट क्या है, पोटेंशियल सेम है। तो अगर पोटेंशियल सेम से पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाए तो इस केस में जो सर्कुलर पाथ्स के रेडियाई की रेशो बनेगी दैट विल बी R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट प्रीवियस वाली जो चीज़ थी M1 ओवर M2 दैट इज रेशो ऑफ मैसेज मल्टीप्लाइड बाय Q2 ओवर Q1। तो ये हमारे पास जो है वो रेडियाई की रेशो आ जाएगी। ये फॉर्मूला बेसिकली जो है ये डेराइव हुआ है इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करने से, E बाय एम इज इक्वल्स टू 2V ओवर बी स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास E की जगह पे हम Q पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रेडियाई की रेशो बनेगी दैट विल बी स्क्वेयर रूट ऑफ रेशो ऑफ द मैसेज मल्टीप्लाइड बाय द इनवर्स रेशो ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज, इफ टू चार्ज पार्टिकल्स विद चार्जेस Q1 एंड Q2 एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास की पॉइंट क्या है, अब हमारे पास की पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो सेम हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल सेम होने पे यही वाला जो थर्ड केस वाला फॉर्मूला था ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। इसमें Q2 ओवर Q1 की रेशो जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, बाकी फॉर्मूला जो है वो सेम है। सो फॉर्मूला बिकम्स रेशो ऑफ रेडियाई इज इक्वल्स टू इनवर्स रेशो ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द रेशो ऑफ द मैसेज। तो ये हमारे पास जो है वो डायरेक्ट शॉर्टकट्स हैं। इन फॉर्मूलाई को यूज़ करके कोई भी सिचुएशन अगर हमारे पास आ जाए, हमने जो की वर्डिंग है उसको पहले सबसे पहले स्टेटमेंट में से ढूंढना है। अगर मोमेंटम सेम हो तो रेडियाई की रेशो Q2 ओवर Q1, अगर हमारे पास स्पीड सेम हो तो रेडियाई की रेशो इज इक्वल्स टू द रेशो ऑफ मैसेज मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स रेशो ऑफ चार्जेस, और अगर हमारे पास पोटेंशियल सेम से एक्सेलरेट किए जाएं पार्टिकल्स तो रेडियाई की रेशो जो है वो मैसेज की रेशो मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स रेशो ऑफ चार्जेस और पूरे का स्क्वायर रूट। और देन अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए तो इस केस में हमारे पास जो है इनवर्स रेशो ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ रेशो ऑफ द मैसेज। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है वेलोसिटी सिलेक्टर। अब ये आर्टिकल जो है वो डायरेक्टली हमारी सिलेबस में मौजूद नहीं है, लेकिन वेलोसिटी सिलेक्टर का आइडिया जो है वो यूज़ किया गया है एक एग्जांपल के अंदर, और एक्सरसाइज में भी एक न्यूमेरिकल है। तो हमें जो है इस वेलोसिटी सिलेक्टर की डिटेल्स में तो नहीं जाना, इसके बारे में चंद एक की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट की पॉइंट इज B एंड E आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होता है, और दोनों जो हैं वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं।
फॉर एग्जांपल इस डायग्राम के अंदर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द पेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपवर्ड है। तो दोनों के दोनों जो फील्ड्स हैं वो एक दूसरे पे क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब अगर इस फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को मैं प्रोजेक्ट करता हूं, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स जो फील करेगा, दैट इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी अपवर्ड इन डायरेक्शन। और अगर बात की जाए, चूंकि मूविंग चार्ज है, तो मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या हम उसकी डायरेक्शन जो है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से यहाँ पे एनालाइज करें, तो उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास बन रही होगी, इट विल बी डाउनवर्ड इन डायरेक्शन। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो अपोजिट एक्ट करती हैं इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। अब अगर दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड्स बराबर हो जाएं, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और चार्ज पार्टिकल इस रेड वाले पाथ को फॉलो करके मीन्स टू से अनडिफ्लेक्टेड मूव करता जाएगा। और अगर ये वेलोसिटी सिलेक्टर का ब्लैक बॉक्स है, तो ये चार्ज पार्टिकल जो है इस वाले ब्लैक बॉक्स से बाहर आ जाएगा। इस वेलोसिटी सिलेक्टर का काम यही होता है कि हम पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स की सिलेक्शन करते हैं। अब इसका जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स, और अगर बात की जाए मैग्नेटिक फोर्स की, तो हमने देख लिया उनकी डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगे तो पार्टिकल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो अगर हम वो स्पीड या वो वेलोसिटी जो ये सिलेक्ट करके हमें ये डिवाइस देता है उसकी वैल्यू जो है वो मालूम करना चाहें, तो मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स को इक्वलाइज कर देंगे इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा जो वेलोसिटी सिलेक्टर में हम यूज किया करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला जो है इसके अंदर v क्या है, इट इज स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल and it is equals to electric field strength divided by magnetic field strength। तो अगर हमें जो है वो क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दे दे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे दे, वी कैन फाइंड द स्पीड। या अगर स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दे दे, हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्विकली देख लेते हैं, एक डिवाइस होता है साइक्लोट्रॉन। अब ये डिवाइस भी डायरेक्टली हमारे जो है वो सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड भी एक दो सिर्फ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। दे आर नॉट हार्ड टू ग्रैस्प। फर्स्ट पॉइंट इज साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो पॉजिटिव चार्जेस को स्टूडेंट्स एक्सेलरेट करने के लिए यूज होता है। तो पॉजिटिव चार्जेस को एक्सेलरेट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है दैट इज साइक्लोट्रॉन। अब जब हम बात करेंगे एक्सेलरेट करने के बाद चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्जेस की मोशन यूजुअली हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं सर्कुलर, मतलब चार्जेस को परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमारे पास चार्जेस सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं। तो अगर चार्जेस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो मुझे अगर एमसीक्यू वाइज पूछ लिया जाए कि जो चार्ज सर्कल पे मूव कर रहा है उसका टाइम पीरियड या उसकी फ्रीक्वेंसी, तो मैं उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2πm/qb। q चार्ज है उस पार्टिकल का, b इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, m इज द मास, और टाइम पीरियड को जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी बन जाएगा। और इस फॉर्मूले का वन स्टेप जो डेरिवेशन है वो भी हमारे पास मौजूद है। डिस्टेंस कवर्ड जब चार्ज सर्कल पे मूव करेगा इट विल बी 2/r, और v जो है इट विल बी द स्पीड या वेलोसिटी। r की जगह पे हम वही e/m वाले आर्टिकल से ये वाली वैल्यू उसकी रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये हमारे पास रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का। यहाँ से हम एनालाइज ये भी कर सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ द पार्टिकल के। और सिमिलरली फ्रीक्वेंसी जो है उसका भी रिलेशन यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन है दूसरा ड्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का चार्ज जो है वो ई होता है, इसको मैं Q1 नाम दे देता हूँ। ड्यूट्रॉन का चार्ज भी क्या होगा, ई ही होगा। ड्यूट्रॉन बेसिकली जो है वो क्या है, आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, जिसके न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियॉन्स हैं, एक प्रोटॉन होता है एक न्यूट्रॉन होता है। तो उसका चार्ज जब हम देखेंगे उसके न्यूक्लियस का दैट विल बी ई। एंटर परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास जो क्रिटिकल या की पॉइंट है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल सेम है, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर पाथ्स।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी सेम वाले केस में फॉर्मूला क्या था रेडियाई रेशो मालूम करने का, दैट फॉर्मूला वाज R1, दिस फोर्थ फॉर्मूला, R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू Q2 ओवर Q1 इंटू स्क्वेयर रूट M1 ओवर M2। यहाँ पे अगर हम बात करें Q2 ओवर Q1 की, तो एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो दोनों का चार्ज जो है वो ई ही होगा। और अगर हम मैसेज की बात करें तो प्रोटॉन का मैस अगर m है तो न्यूट्रॉन का मैस क्या होगा, 2m होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो स्टूडेंट्स यूं हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, इट विल बी 1 ओवर स्क्वेयर रूट 2। तो हमारा आंसर जो यहाँ पे बनेगा, करेक्ट आंसर विल बी बीटा, it is 1 ratio square root 2. Next MCQ is the E by M ratio of a charged particle entering in a magnetic field can be determined by। तो स्टूडेंट्स अभी हमने दो फॉर्मूले देखे थे, V ओवर बी आर भी था अल्फा ऑप्शन वाला, और 2V ओवर बी स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर ये भी मौजूद था। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, इट विल बी डेल्टा। नेक्स्ट है जी द वैल्यू ऑफ ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी हमने याद की थी, इट वॉज 1.75 इंटू 10 की पावर 11। अब बीटा और डेल्टा दोनों में यही वैल्यू है, लेकिन अगर आप यूनिट्स देखें तो ई बाई एम के यूनिट्स जो सही लिखे हुए हैं वो डेल्टा ऑप्शन में है, दैट आर कूलम पर केजी। Next MCQ is which particle will have minimum frequency of rotation when projected with the same velocity perpendicular to a magnetic field। तो स्टूडेंट्स वो पूछ रहा है कि इनमें से किस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन जो है वो मिनिमम होगी व्हेन प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी हमने सेम रखी है और उनको परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया है मैग्नेटिक फील्ड से। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है वो रिवाइंड करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था F वॉज इक्वल्स टू क्यू बी ओवर 2 पाई एम। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिखें F इज इक्वल्स टू क्यू बी ओवर 2 पाई एम, तो हमारे पास रिलेशन बन रहा है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। चूंकि यहाँ पे सारे पार्टिकल्स का चार्ज भी सेम है और सारे पार्टिकल्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी सेम ही है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो जिस पार्टिकल का मैस सबसे ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम होगी। अब आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मैस वाला पार्टिकल है दैट इज़ लिथियम, तो इसके लिए लिथियम आयन के लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन मिनिमम होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट करते हैं जी CRO। स्टूडेंट CRO हमारे पास क्या है, इट इज़ अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस, और इसके अंदर यूज़ क्या करते हैं, वी यूज़ इलेक्ट्रॉन बीम इन इट्स ऑपरेशन। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन बीम का दूसरा नाम कैथोड रे भी रखा जाता है। अब इस CRO से रिलेटेड जो हमारे पास की पॉइंट्स हैं, पार्ट्स ऑफ CRO की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स हमारे पास इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है, उस ग्लास ट्यूब के अंदर फर्दर क्या क्या चीज़ें हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन के जो फर्दर सब पार्ट्स हैं उनमें सबसे पहले आता है हमारे पास फिलामेंट। फिलामेंट क्या काम करता है, इट इज़ यूज टू हीट द कैथोड। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है दैट इज कैथोड। कैथोड क्या करता है, इट गेट्स हीट फ्रॉम द फिलामेंट एंड एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स। इस एमिशन का नाम रखा जाता है थर्मियोनिक एमिशन। ये भी आप याद रखिएगा, CRO के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन कौन सी होती है, इट इज़ थर्मियोनिक एमिशन, मीन्स टू से हीट की वजह से जो एमिशन हो रही है। और कैथोड का पोटेंशियल कैसा होता है, इट इज़ नेगेटिव पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रिड। ग्रिड क्या होता है जी, इट इज़ एक ऐसा इलेक्ट्रोड है, एक ऐसा टर्मिनल है, एक ऐसा जो है वो CRO की इलेक्ट्रॉन गन का कंपोनेंट है जो कि नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है, लेकिन इसका नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो कैथोड के नेगेटिव पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। मतलब अगर कैथोड का नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो -10 वोल्ट है तो ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो इट कैन बी -15 वोल्ट। तो ये हमारे पास ग्रिड का जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो नेगेटिव वैल्यू इग्नोर करके हमारे पास क्या है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और इसी ग्रेटर नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से हमें फ़ायदा क्या होता है, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो स्क्रीन तक पहुंचते हैं फाइनल उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कंट्रोल करेंगे तो हम ब्राइटनेस ऑफ द स्पॉट भी कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे पास स्क्रीन पे बन रहा होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गन का फोर्थ कंपोनेंट आता है एनोड।
या एनोड्स। अब सीआरओ के अंदर यूजुअली हम 2 या 3 सेट्स ऑफ एनोड्स यूज करते हैं। वो सारे के सारे जो एनोड्स हैं वो एट पॉजिटिव पोटेंशियल होते हैं और उनको अरेंज किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल में। स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल से मुराद है कि हमारी बुक में जो 3 एनोड्स हैं उनका पोटेंशियल इस तरह से होगा कि जो सबसे पहले वाले एनोड्स हैं उनका पॉजिटिव पोटेंशियल कम होगा A2 से, और A2 वाले एनोड्स का पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू द एनोड्स A3। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं जी इलेक्ट्रॉन गन के बाद जो कंपोनेंट है सीआरओ का, दैट इज डिफ्लेक्शन प्लेट्स। तो स्टूडेंट्स, डिफ्लेक्शन प्लेट्स में हमारे पास एक्स प्लेट्स होती हैं। अब एक्स प्लेट्स की ओरिएंटेशन याद रखिएगा वर्टिकल होती है, लेकिन इनको बोला एक्स प्लेट्स इसलिए जाता है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करती हैं। अब एक्स प्लेट्स के ऊपर अगर हम सिग्नल की बात करें तो सिग्नल जो अप्लाई किया जाता है दैट इज सॉटूथ वोल्टेज। वाई प्लेट्स दूसरी आती हैं, इनकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन इनको वाई प्लेट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बीम को वर्टिकल डायरेक्शन में बेंड करती हैं। अब इन प्लेट्स के ऊपर क्या अप्लाई किया जाता है, इन पे वो सिग्नल अप्लाई किया जाएगा जिस सिग्नल को हमने जो है वो एनालाइज करना है, जिस सिग्नल की वोल्टेज मेजर करनी है। लास्ट हमारे पास कंपोनेंट आता है जी फ्लोरिसेंट स्क्रीन। स्क्रीन जो है वो स्टूडेंट्स आम तौर पे पेंट की जाती है किसी फ्लोरिसेंट मटेरियल से, लाइक जिंक सल्फाइड हो सकता है वो। अब जिंक सल्फाइड के अगर फ्लोरिसेंट मटेरियल यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो कलर प्रोड्यूस होगा वेव फॉर्म के अंदर, वो लाइट का कलर जो है वो ब्लूइश ग्रीन होगा। और स्क्रीन को यूजुअली जो है वो ग्राउंड भी लाजमी किया जाता है सो दैट के चार्जेस वहाँ पे एक्यूमुलेट ना हो जो इलेक्ट्रॉन्स आके टकरा रहे। अब ये हमारे पास सीआरओ की जो डायग्राम है, इसके अंदर वी कैन सी के इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। हीटिंग फिलामेंट है, कैथोड है, आफ्टर दैट क्या है, एनोड्स मौजूद हैं। अब एनोड्स के नाम फर्दर जैसे मर्जी हम रख लें, बहरहाल एनोड्स का काम दोनों मतलब फोकसिंग द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है और एक्सेलरेटिंग द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। यहाँ पे अगर 2 एनोड्स लेबल किए गए हैं, प्रैक्टिकली 3 या 2 से ज़्यादा किए जा सकते हैं नोट्स, या 3 से कम भी किए जा सकते हैं। तो बहरहाल हम यही याद रखेंगे, एनोड्स जो हैं वो ग्रेजुअली उनका पोटेंशियल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। मतलब अगर पहले वाले एनोड का पोटेंशियल +10 वोल्ट है तो अगले वाले का इट इज़ क्वाइट पॉसिबल +15 वोल्ट हो, एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स मौजूद हैं और लास्ट पे हमारे पास फ्लोरिसेंट स्क्रीन है। अब जब इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो मूव करेगी और जाके स्क्रीन पे टकराएगी तो इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन के जिस जिस हिस्से पे टकरा रही है वहाँ पे इल्यूमिनेशन या फ्लोरिसेंस का फिनोमिना और हमें लाइट का स्पॉट नज़र आ रहा है। तो हमारे पास वो स्पॉट्स के कॉम्बिनेशन से ही वेव फॉर्म ट्रेस हो रही है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है सीआरओ में, सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट सेज कि अगर हम स्क्रीन के ऊपर वेवफॉर्म स्टेशनरी देखना चाहते हैं तो स्टेशनरी वेवफॉर्म के लिए या तो टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल जो एक्स प्लेट्स पे है, अब एक्स प्लेट्स पे यूजुअली जो सिग्नल होता है दैट इज बिकॉज ऑफ स्वीप जनरेटर, जिसको स्वीप वोल्टेज कहा जाता है, उस सिग्नल का टाइम पीरियड जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल जो वाई प्लेट्स पे हम अप्लाई कर रहे हैं। या अगर इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात किया जाए तो एफ वाई शुड बी एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एफ एक्स। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी एफ एक्स की वैल्यू जो है वो 10 हर्ट्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू अगर 10 हर्ट्स है तो एफ वाई की वैल्यू अगर 10 हर्ट्स हो तब भी वेव फॉर्म स्टेशनरी होगी, अगर वो 10 का सेकंड मल्टीपल मतलब 20 हो जाए तब भी वेव फॉर्म स्टेशनरी, एंड सो ऑन। हमारे पास अगर इंटेग्रल मल्टीपल की फॉर्म में वाई प्लेट्स वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आएगी तो हमारे पास वो वेव फॉर्म का पैटर्न स्टैटिक होगा। तो दिस कैन बी एन एमसीक्यू कि अगर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू दे दे और हमें कहे जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ वाई फॉर अ स्टैटिक पैटर्न ऑन द सीआरओ स्क्रीन, तो अगर हमें ऑप्शंस दे दे इसी केस के अंदर, अगर हमें एफ एक्स की वैल्यू 10 दे के हमें 4 ऑप्शंस देता है, लाइक मुझे कहता है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल एट वाई प्लेट्स फॉर विच द पैटर्न विल नॉट बी स्टैटिक। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम देखें ये 30 जो है इट इज द मल्टीपल ऑफ 10,
तो ये 30 तो फिर ऑप्शन नहीं पॉसिबल हो सकती जिसके करस्पॉन्डिंग स्टैटिक पैटर्न नहीं आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग तो डेफिनेटली स्टैटिक पैटर्न आएगा क्योंकि ये इंटेग्रल मल्टीपल है। सिमिलरली 40 भी इंटेग्रल मल्टीपल है, इसके करस्पॉन्डिंग भी स्टैटिक पैटर्न ही होगा। 60 के करस्पॉन्डिंग भी स्टैटिक पैटर्न ही होगा क्योंकि ये भी इंटेग्रल मल्टीपल है। तो यहाँ पे जिस ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग स्टैटिक पैटर्न नहीं आएगा दैट विल बी 55, बिकॉज 55 10 का इंटेग्रल मल्टीपल नहीं है, तो इसके करस्पॉन्डिंग स्टैटिक पैटर्न भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनी टाइप ऑफ वोल्टेज, एसी हो डीसी हो, उसकी शेप कोई भी हो स्टूडेंट्स, उस वेव फॉर्म को हम प्लॉट कर सकते हैं, सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जा सकता है। दिस इज कैन बी, ये ई नहीं है यहाँ पे, तो कोई भी वेव फॉर्म हम प्लॉट कर सकते हैं सीआरओ की स्क्रीन पे। उस वोल्टेज की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ द सिग्नल को मेजर किया जा सकता है, एंड लास्टली हम कंपैरिजन बिटवीन द टू वोल्टेजेस भी कर सकते हैं। अब लास्ट की पॉइंट फ्रॉम द सीआरओ, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर सीआरओ की स्क्रीन पे दोनों चैनल्स को साइमल्टेनियसली ना ऑन किया जाए, अगर सिर्फ एक्स चैनल को ऑन किया जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो डिफ्लेक्ट होगी, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो सकती है डिपेंडिंग, या हॉरिजॉन्टल मूविंग स्पॉट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल दैट इज अप्लाइड ऑन एक्स प्लेट्स। और अगर सिमिलरली हम वाई प्लेट्स पे सिग्नल अप्लाई करते हैं, एक्स चैनल को ऑफ कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बीम सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो डिफ्लेक्ट होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग या तो हमारे पास वर्टिकल लाइन आएगी या हमारे पास वर्टिकल मूविंग स्पॉट आएगा डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल दैट इज अप्लाइड ऑन वाई चैनल। That is all for today, and thank you very much. For further practice, please consult Step Practice Book. Thank you.